नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात तो राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। उससे आम जनता त्रस्त है। लगभग 40 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल डीजल का असर अब सीधे और सामानों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। दूध के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, सब्जियों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं और जरूरत की हर वो चीज आज महंगी हो गई है जिसके बिना गुजारा मुश्किल है। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के हर वार्ड और इलाके में साइकिल रैली निकालने का ऐलान किया और दिल्ली के सदर बाजार के 12 टूटी चौक से इसकी शुरुआत की गई है। और इस साइकिल रैली में सदर बाजार विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश जैन, इंद्रलोक से निगम पार्षद प्रेरणा सिंह और चांदनी चौक जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान कुरैशी भी शामिल हुए। प्रेरणा सिंह ने रैली के बागडोर को संभालते हुए रैली को जारी रखा और कहा कि महिलाओं को अब घर चलाने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस कोरोना काल में जनता के बारे में नहीं सोच रही, बस अपना अपना फायदा देख रहे हैं। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जनता के लिए पेट्रोल और डीजल और एलपीजी सिलेंडर और इसी के साथ टैक्स को कम करके जनता को राहत देनी चाहिए, लेकिन वो गोवा और 5 विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। केंद्र सरकार भी जनता को अच्छे दिन देने वाली थी, लेकिन अब दिन कुछ ज्यादा ही अच्छे आ गए हैं, ये उन्होंने कहा। सर, आज आप लोग इरफान भैया पार्टी की तरफ से जो महंगाई बढ़ रही है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कितना जनता के ऊपर फर्क पड़ रहा है? देखिए, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जिस तरीके से जनता से वादा कर जिस तरीके से वो कहते थे कि दिल्ली के अंदर विकास होगा, भारत के अंदर विकास होगा, मैं आज दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से कोरोना की महामारी में लोग अपने परिवार से अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से आज पेट्रोल, डीजल, गैस का सिलेंडर, आप महिलाओं से पूछो ना, आप हमारा सर्वे जो ले रहे हो, हम तो उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन जो हम पैसे देते थे उनसे आज आधा राशन भी नहीं आ रहा। और पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ने से आप देखिए कि दाल, चावल, चीनी, मसाला, हर चीज़ महंगी है। रिफाइंड तेल, सरसों का तेल, आज घर की रोटी, सब्जियाँ किस तरीके से महंगे हो गए हैं। और कितना बुरा हाल है कि लोग जो युवा हैं वो अपनी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। रोजगार, व्यापारी जो है वो रोजगार के लिए रो रहा है। देखिए, हम सबको इस समय घर गृहस्थी चलाने में बहुत समस्या हो रही है। अभी परसों ही हमने महिलाओं ने वार्ड की एक आंदोलन किया था, जिसमें कई सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और हमने गली गली घूम के सरकार के खिलाफ नारे लगाए और उनसे ये आग्रह किया कि तुरंत से तुरंत महंगाई को कम किया जाए। इस समय चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हो, चाहे गैस के सिलेंडर के रेट हो, चाहे रोज़मर्रा के खाने के सामानों के रेट हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। आज के तारीख में गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। और ऐसे में केजरीवाल जी और मोदी जी अपना महिमा मंडन कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, विज्ञापन निकाल रहे हैं कि उन्होंने देश को बहुत बदल दिया है। दिल्ली के जो हालात हैं उसके लिए केजरीवाल और मोदी दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। आज हम लोग साइकिल रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए और लोगों का जो जीवन है वो सुचारू रूप से पुनः चले, जैसे कांग्रेस के समय में चलता था। हमें अपने वो पुराने दिन वापस चाहिए, हमें मोदी और केजरीवाल के ये अच्छे दिन नहीं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी का ये संदेश है, देश के अंदर बढ़ती महंगाई, चाहे पेट्रोल डीजल हो या गृहिणी की जो रसोई है, आज जिस तरीके से लोग परेशान हैं, जिस तरीके से हमारी सोती हुई जनता को तो सब मालूम है आज हालात क्या चल रहे हैं, लेकिन सोती हुई दिल्ली में केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार को जगाने के लिए और जिस तरीके से हर्षवर्धन जी को नाकारा साबित करके ये बताया हेल्थ के मामले में कि आप नाकारा साबित हुए, नरेंद्र मोदी ने उनको हटाया। हम आज जनता को जागरूक जनता को ये बताने के लिए और सोई हुई सरकारों को बताने के लिए कांग्रेस पार्टी निकली है। हमारे साथ में पूर्व विधायक भाई राजेश जैन जी, प्रेरणा सिंह जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मनीष गुप्ता जी, अरुणेश जी, वो अश्वनी वर्मा जी, और यूथ के हमारे साथी, SC ST के साथी, तमाम सेवा दल के साथी उपस्थित हैं। ये सोई हुई सिर्फ सरकार को जगाने के लिए। देखिए, हमारा काम उनको जगाने का है, वो जागने को तैयार नहीं, लेकिन आने वाले निगम के चुनाव में, आने वाले दिल्ली असेंबली के चुनाव में और देश के चुनाव में ये जनता उनको जवाब देगी। जिस उम्मीदों से लोगों ने इनको वोट दिया था, उसी उम्मीदों के साथ इनको नकार दिया जाएगा।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसको लेकर हम तमाम बार बात भी करते हैं और अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और साइकिल रैली ये निकाली है, क्या कुछ इसमें खास रहा? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे जो घर की रसोई है या फिर एलपीजी सिलेंडर है, सीएनजी है, खराब उसके दामों में इजाफा किया जा रहा है और उसकी वजह से जो घर की अर्थव्यवस्था कपड़े की निगरानी की खासतौर पर रसोई की बात करें तो रसोई जो है अब यानी खाना बहुत मुश्किल से बन पा रहा है, क्योंकि बच्चों को खाना चाहिए मगर परिजन जो है, जब बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को पूरी सुविधा से खाना नहीं दे पा रहे और कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसे सीएनजी के दाम बढ़े, एलपीजी के दाम बढ़े, उससे कहीं ना कहीं घर की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। और बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की, निरंतर दोनों ही सरकारें पेट्रोल डीजल पर अपना अपना जीएसटी चार्जिंग जो बिल्कुल लेती है और कहीं ना कहीं वो चार्जिंग कम होना चाहिए था, मगर अभी भी सरकारें कुछ भी नहीं कर रही है और जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रही है। खासतौर पर महंगाई को लेकर, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है जनता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब साइकिल रैली के द्वारा या फिर लगातार इलाकों के अंदर या फिर वार्डों के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ और दिल्ली सरकार के खिलाफ लोगों को जगाने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के अंदर दोनों ही सरकारों को, दोनों ही पार्टियों को नुकसान भी हो सकता है। जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और ये नुकसान जनता ही तय करेगी, क्योंकि कांग्रेस अब इस समय मुखर होती नजर आ रही है पेट्रोल डीजल पर और महंगाई पर। और एक समय था राजीव, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय बीजेपी इस तरीके से मुखर हुई थी और उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था, एलपीजी सिलेंडर उठा उठा कर प्रदर्शन किया था। हालांकि उस समय में जो पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम थे वो इतने ज्यादा नहीं थे, 60 से 70 के बीच पेट्रोल डीजल मिल रहा था और एलपीजी के भी कुछ इसी तरीके से दाम थे। और अब जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए अब बीजेपी क्या कुछ कर रही है और फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें साफ पता चलता है कि बीजेपी फिलहाल कुछ नहीं कर रही है। जैसे बात करें कांग्रेस के टाइम की, तो कांग्रेस के टाइम में जिस तरीके से भाजपा के जो बड़े नेता थे या स्मृति ईरानी की बात करें या फिर विजय गोयल की बात करें, तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था। यहाँ तक कि जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम बढ़े थे उसको लेकर और पेट्रोल डीजल के जो दाम थे वो कहीं ना कहीं 80 रुपए से नीचे थे और कहीं ना कहीं एलपीजी की बात करें तो एलपीजी कहीं ना कहीं 700 रुपए के करीब था उस टाइम पे भी। मगर आज के समय के अंदर बात करें तो पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर जा चुके हैं, डीजल की बात करें तो वो भी लगभग 90 रुपए से ऊपर जा चुके हैं और अगर बात करें एलपीजी की तो वो भी कहीं ना कहीं 800 रुपए से ऊपर चल रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और यहाँ तक कि कोरोना काल के अंदर लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुके हैं, सरकारें एक तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लोगों को जॉब देनी चाहिए, बिजनेस को उठाना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए, मगर अभी भी अर्थव्यवस्था जनता की बिल्कुल कपट है और सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं जनता जो है खाने के लिए तरसती नजर आ रही है। तो पहले 1 किलो या फिर आधे किलो से गुजारा करना पड़ता था, आज 250 ग्राम से ही गुजारा कर पा रहे हैं और आटे की कीमत आज यानी कि रोटी खाना भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आटे की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं कहीं जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ जाता है और उसके द्वारा और जरूरत की चीजें हो, सब्जी हो, दूध हो और यहाँ तक कि दूध के भी दाम बढ़ चुके हैं। अमूल ने भी दाम बढ़ा दिए, मदर डेयरी ने भी दाम बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो त्राही करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर सरकारों को समझना होगा कि जनता को राहत देनी है तो कहीं ना कहीं उनके लिए महंगाई का वो कम करनी चाहिए, बिजली को बढ़ाना चाहिए, नौकरियां नहीं या जॉब देना चाहिए युवाओं को। और युवा इस टाइम बिल्कुल परेशान है, घरों में बैठे हुए हैं और जॉब नौकरियां जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। मगर जिसके साथ महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जरूर हल्ला बोलती नजर आ रही है, मगर भाजपा यानी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। और राजीव, अब ये देखिए कि जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि उन्हें सेस वेट और जो भी एक्साइज ड्यूटी होती है उसके बारे में भी समझ आने लगा है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के जो दाम है, कच्चे तेल के जो दाम है वो इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके के हैं और भारत में किस तरीके से उनको पेश किया जा रहा है, जनता को परोसा जा रहा है। और इसी वजह से अब एक्साइज ड्यूटी की मार जनता कह रही है कि अब कम होनी ही चाहिए, दोनों ही सरकारों को कम करनी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। बिल्कुल सही कहा आपने। नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल जो पब्लिक को पहले ये नहीं पता लगता था कि सरकार कितना टैक्स देती है, राज्य सरकारें कितना टैक्स देती है, मगर जिस समय भाजपा ने जिस तरह कांग्रेस का जो प्रदर्शन किया था, कांग्रेस के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था महंगाई को लेकर, उससे कहीं ना कहीं भाजपा ने ही जनता को जागरूक किया था। मगर जिस तरीके से भाजपा की जो सरकार है केंद्र के अंदर और वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी जनता को जागरूक करना चाहती है और जनता कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि किस तरीके से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपना अपना टैक्स देती है, जीएसटी लेती है, यहाँ तक कि हर तरीके का चार्जिंग किया जाता है, रिफाइन करने के लिए कच्चे तेल के दाम कितने हैं, ये चीज सिर्फ जागरूक
कर रहा था उसके अंदर भाजपा ने, मगर अब कहीं ना कहीं जो उसका असर है वो कहीं ना कहीं भाजपा को ही भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है इससे कहीं ना कहीं जनता जो है बिल्कुल परेशान हो चुकी है और जनता को समझ भी आ चुका है कि सरकारों को किस तरीके का जवाब देना है और सरकारें कितना प्रॉफिट कमा रही है। जी अब जनता समझने लगी है और जनता अब इसका जो जवाब है वो आने वाले चुनावों में देगी। देखिए अभी दिल्ली में भी माफ कीजिएगा, दिल्ली में निकाय चुनाव होने हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पर इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो बताएगा लोगों को और जागरूक करेगा और जनता भी अब सरकार को जागरूक करने का काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात राजीव ये है कि कांग्रेस जहां पर बीजेपी शासित या फिर कोई और पार्टी है वहां पर कांग्रेस इस तरीके से मुखर हो रही है। जहां पर बीजेपी या कांग्रेस की सरकार है वहां पर आम आदमी पार्टी मुखर हो रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि राजस्थान और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पेट्रोल डीजल के रेट वहां भी सेम है। यानी कि सरकार कोई भी हो वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रही है। यहाँ पर सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस की यानी कि राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकार अगर भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी की हो सभी अपना अपना टैक्स ले रहे हैं और सभी महंगाई के अंदर जनता को राहत नहीं दे रहे हैं। मगर बात करें केंद्र सरकार की तो दोनों ही सरकार यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है जीएसटी को कम करे, चार्जिंग को टैक्स को कम करे और जनता को राहत दे। यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम जब घटेंगे तो और जरूरत की जो चीजें हैं उससे भी दाम घटेंगे और कहीं ना कहीं जनता को कुछ राहत मिलेगी। मगर दोनों ही सरकारों की तरफ से यानी किसी भी राज्य की सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें दोनों ही तरफों से सिर्फ राजनीति की जरिए जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। दिल्ली के अगर कांग्रेस की पार्टी नहीं है तो कांग्रेस दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। मगर वही चीज कहीं ना कहीं कांग्रेस के राज्य के अंदर भी है क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलती है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया है, इस राज्य के अंदर ये नहीं किया है। मगर सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है और जनता को इस समय कोरोना काल के अंदर राहत की वो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात अगली खबर की ओर कर लेते हैं। आज 16 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत कर सकते हैं। राज्य के 10 जिलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ये बातचीत हो सकती है। कोरोना को लेकर केरल के बाद महाराष्ट्र में केसेज और मौत का आंकड़ा कंट्रोल में जरूर है लेकिन कम नहीं हो रहा है, खासकर 10 जिलों में जिनमें पुणे, ठाणे, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी शामिल है। इतना ही नहीं, रत्नागिरी में डेल्टा प्लस के वेरिएंट भी मिले हैं जिसको लेकर जनता और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से उससे बचा जा सके। और इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत कर सकते हैं। 16 जुलाई यानी आज की तारीख दी गई है। आज प्रधानमंत्री सीएम से बातचीत कर सकते हैं और तमाम कोरोना की स्थिति के बारे में जायजा ले सकते हैं और किस तरीके से कोरोना की स्थिति को सुधारा जाए इस पर भी बातचीत हो सकती है। तो महाराष्ट्र के 10 जिलों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि इतना ज्यादा संक्रमण नहीं है लेकिन मामले जो सामने आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। कंट्रोल करना उन्हें बेहद जरूरी है और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत करेंगे और राज्य के 10 जिलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बारे में ये बातचीत होगी और भी कई मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 10 जिले पुणे, ठाणे, कोल्हापुर, सांगली, सतारा और रत्नागिरी, इन सभी में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैलता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, रत्नागिरी में तो एक डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी संक्रमण मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट भी अब महाराष्ट्र में एंटर कर चुका है। और इसी से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए पीएम आज सीएम उद्धव ठाकरे से संवाद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और इसी बीच अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से वो बातचीत कर सकते हैं और कोरोना की स्थिति का जायजा ले सकते हैं, किस तरीके से कोरोना को संभाला जाए। लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, महाराष्ट्र में स्थितियां अब एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं और पूरे देश में भी, भारत में भी जो आंकड़े हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर भारत आता है जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले नंबर पर ब्रिटिश है, उसके बाद भारत में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब समय वो आ गया है जब ठीक होने वालों की संख्या एक बार फिर से कम हो गई है और संक्रमण ज्यादा होने लगा है, यानी कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है। और इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत करेंगे
और उनसे कोरोना के प्रति जानकारी लेंगे। किस तरीके से 10 जिलों में कोरोना के संक्रमण की स्थिति है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी लेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में 10 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बेहद ज़्यादा है, जिनमें पुणे, ठाणे, कोल्हापुर, सांगली, सतारा और रत्नागिरी भी शामिल हैं। इन जिलों में संक्रमण ज़्यादा है। इसी पर जानकारी के साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे से बातचीत कर सकते हैं, क्या कुछ उसको लेकर खास रहने वाला है और कोरोना की स्थिति क्या है अभी फिलहाल? देखिए मुस्कान, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पे हैं, गुरुवार से ही काशी दौरे पे, इस दौरान अटकलें ये लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र के उद्धव जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे या बातचीत करेंगे। लेकिन अब कल देर शाम ये जानकारी मिली है कि वर्चुअल मीटिंग के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, महाराष्ट्र के 10 जिले जो कोरोना से अभी भी प्रभावित है, वहां भी अभी भी जो है सील किया गया है, लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में उस पर लेकर चर्चा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार करीब 4 दिन से धुआंधार बारिश हो रही है, बारिश में तमाम जनजीवन भ्रष्ट जो व्यस्त है, अस्त व्यस्त है, उसको लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिली थी। यानी कि कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है सत्यप्रकाश, और क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत हो सकती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हो सकती है और कहीं ना कहीं समाधान उन चीजों का निकल सकता है? देखिए, एक तो जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक दौर चल रहा है, 10 उनके जो है 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, उस पर भी एक चर्चा हो सकती है। इस तरह की कयास लगाए जाए, लेकिन जो मुख्य केंद्र बिंदु होगा वो कहीं न कहीं कोरोना है, क्योंकि कोरोना काल में आज भी महाराष्ट्र के 10 जिले जो है कहीं न कहीं प्रभावित है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में कल शाम तक जो रिपोर्ट्स आई है उसमें भी 8,120 जो मामले महाराष्ट्र में है, जबकि 172 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 528 लोगों को जो संक्रमण होने की जानकारी मिली। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं कोरोना कम नहीं हुआ, लेकिन लगातार संक्रमण की संख्या जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार के अलावा जब अब जो है केंद्र महाराष्ट्र के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनसे विचार करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर कंट्रोल की स्थिति क्या हो सकती है, और इस पे कंट्रोल के अलावा जो स्थिति लगातार बढ़ रही है उसका कारण क्या हो सकती है, इस पे चर्चा हो सकती है। और सत्यप्रकाश, फिलहाल कोरोना की स्थिति के बारे में आपने बताया, वैक्सीनेशन का क्या कुछ हाल है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से बातचीत करने जा रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री ने इससे पहले ऐलान किया था 21 जून को योग दिवस के मौके पर कि देश को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से काम पूरे तरीके से सही चल रहा है या नहीं। फिलहाल वैक्सीनेशन का क्या हाल है? जी मुस्कान, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21 जून से सभी लोगों को मुफ्त में टीकाकरण दिया जाएगा, सभी वर्ग को दिया जाएगा। अब ऐसे में टीकाकरण देने की बात तो जरूर कही गई थी, लेकिन उपलब्धता के न होने के कारण लगातार आज भी कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हुए हैं। लोग लाइनों में जाते हैं, लोग जो है अपने अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। लिहाजा अब आसपास के जो तमाम ये वैक्सीनेशन सेंटर है वहां भी उनकी शिकायतें भी जाने लगी है कि वो काफी दिन से आते हैं, उनको मिलती नहीं है। वहीं दूसरे वैक्सीनेशन की दौर में भी देखा जाता है कि जो सेकेंड डोज लगनी थी वो भी लोगों को समय पर नहीं लग पा रही है। इसका कारण महाराष्ट्र सरकार महज ये बता रही है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके कारण अगर वैक्सीन उपलब्ध होती है तो टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से की जा सकती थी, लेकिन चूंकि वैक्सीन समय पर नहीं मिलता है इसलिए महानगर पालिका भी लाचार है और मजबूर है कि किस तरह से लोगों को डोर टू डोर जाकर या फिर घर घर जाकर कैसे वैक्सीनेशन किया जाए। और सत्यप्रकाश, जिस तरीके से 12 विधायकों की सस्पेंशन का ये मामला है, उसको लेकर क्या कुछ खास बातचीत आज हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में 12 विधायकों का जो नाम राज्यपाल के पास दिया गया था एमएलसी के लिए, उनमें राज्यपाल द्वारा अब तक जो है साइन सिग्नेचर मुहर नहीं लगाई गई है। बताया भी जा रहा है कि इसी बदले की भावना से विधानसभा में 12 विधायकों को निलंबन कर दिया है, यानी कि पलड़ा दोनों को बराबर हो गया है। इनके 12 विधायक निलंबन हो गए तो उनके 12 विधायकों का नाम सूची जो दी गई थी अब तक राज्यपाल ने साइन नहीं किया है। लिहाजा ये भी कारण माना जा सकता है
इसी कारण की जानकारी के लिए ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे मुलाकात कर वर्चुअल मीटिंग के जरिए बातचीत कर सकते हैं कि आखिर इसका रास्ता क्या निकाला जाए। वहीं राज्यपाल का पक्ष भी उद्धव ठाकरे रखेंगे कि आखिर इतना समय के बाद भी राज्यपाल ने इन पर मुहर क्यों नहीं लगाई। ये सब सारी चीजें संभव की बात हो। बिल्कुल। और कोरोना की जो स्थिति है सत्यप्रकाश मुंबई में, उसमें 10 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। उन 10 जिलों का क्या हाल है और लॉकडाउन जहां पर लगाया गया है उसके बारे में भी बताएं। देखिए, नाइट कर्फ्यू आज भी कई जिलों में लागू है और जिस तरह से कड़ी पाबंदियां लगाई थी तो 10 जिलों में आज भी मुंबई के महाराष्ट्र में कई जिले ऐसे हैं जिनको 2 बजे बंद किया जाता है। हालांकि मुंबई में जो है दुकानें 9 बजे खुलती हैं, उसके बाद 4 बजे बंद करवा दी जाती है। होटल, पब, रेस्टोरेंट आज भी बंद चल रहा है। तमाम जो बिग बाजार मॉल थे आज भी मुंबई में बंद है। ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र के 10 जिले प्रभावित है कोरोना से, चाहे वो रत्नागिरी हो, चाहे पुणे हो, सतारा, धुले, धुलिया हो या कोंकण इलाके हो, उनको भी अभी प्रभावित इलाकों में रखा गया है। अब ऐसे में भी जानकारी मिली है कि कम से कम 560 सोसाइटी बिल्डिंग्स ऐसे हैं जिनको सील किया गया है। तो जाहिर तौर पर कोरोना की रफ्तार जरूर कम हुई लेकिन संख्या कम नहीं हुई। इसके लेकर महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात अगली खबर की ओर कर लेते हैं। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी में अपनी भविष्य की भूमिका को लेकर अटकलों के बीच गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस के नए संगठन में बड़ी भूमिका के लिए कमलनाथ का नाम चर्चा में है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द ही बुलाई जानी है और इसके बाद कांग्रेस में बड़े फेरबदल की संभावना है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन अगस्त महीने में हो सकता है और ऐसे में कमलनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। बता दें कि वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी बीमार हैं और राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं। कमलनाथ पार्टी के दिग्गज नेता भी रहे हैं और साथ ही उनके संबंध गांधी परिवार से अच्छे हैं और उनका विश्वसनीय भी उन्हें माना जाता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अच्छे संबंध साझा करते हैं, जिसमें 23 नेताओं के समूह का हिस्सा भी वो शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस प्रमुख को पत्र लिखकर संगठन में बदलाव की मांग की थी और इसके बाद अब उनका नाम सबसे ऊपर चर्चाओं में है कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं कि किन्हीं न किन्हीं वजह से अब उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। इस तरीके की अटकलें लग रही है। भविष्य में संगठन के साथ उनके क्या कुछ भूमिका होगी उस पर विचार किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गणेश तिवारी इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, मध्य प्रदेश में अब जिस तरीके की बातें चल रही है, सियासत चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि कमलनाथ ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की है और कहीं ना कहीं उनका जो नाम चर्चाओं में है वो या तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं या फिर पार्टी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव है जिसको लेकर अब कांग्रेस में जोरों शोरों से तैयारियां चल चुकी हैं और एक बार फिर कांग्रेस जो है एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और यही वजह है कि 2024 के पहले ही अब कांग्रेस लगातार ऐसी रणनीतियां चुनाव को लेकर लगातार बना रही है। और इसी बीच जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने भी दिल्ली में मुलाकात की है और दिल्ली पे जाकर 10 जनपद भवन पर जाके कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी उनसे भी मुलाकात की और इसी बीच अब लगातार जो है अटकलें लगाई जा रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ, उनको अब कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर बात करें पूर्व वर्तमान की बात करें तो अगर अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की अध्यक्ष है सोनिया गांधी वो लगातार जो है बीमार भी चल रही है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो लगातार राहुल गांधी ने भी इस बात से उन्होंने इनकार किया कि वो कांग्रेस में अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार करना चाहते या नहीं बनना चाहते। जिसके बाद अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ हालांकि मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से गर्त में जा चुकी थी और भाजपा का एक तरह से पूरा दबदबा हो चुका था, लेकिन अचानक से कई वर्षों के बाद कमलनाथ ने यहाँ पर कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि वो सरकार कुछ दिन ही चली थी,
लेकिन अगर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो गांधी परिवार से उनका पहले से भी नाता रहा है, चाहे वो राजीव गांधी के समय की बात करें तब से लेकर अभी तक कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में कमलनाथ का ही नाम जाना जाता है। और लगातार उनकी जो है बातचीत भी अगर बात करें तो सभी गांधी परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से। तो ऐसे में अब जो कांग्रेस से लगातार एक कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का कई नेताओं ने भी इसके पहले भी अगर मुस्कान बात करें तो चिट्ठी लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांग की थी कि अब वर्तमान में कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए किसी नए व्यक्ति को लाना चाहिए और सोनिया गांधी को लेकिन वहां से गणेश इस्तीफा देखिए, अगर कमलनाथ का नाम इस तरीके से उठकर आता है अध्यक्ष के लिए, तो देखिए बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम शामिल हैं और कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है और वो भी करीबी रहे हैं गांधी परिवार के। क्या उनमें इस तरीके के मतभेद नहीं होंगे? क्योंकि हमने देखा कांग्रेस में तमाम तरीके के मतभेद जारी है। अब मनमोहन सिंह हैं और गुलाम नबी आजाद हैं, ये तमाम वो नेता है जिनके नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे आ सकते हैं। और अब अगर कमलनाथ ने मुलाकात की है तो क्या लगता है कि इन दोनों में भी अब किसी तरीके का कोई मतभेद हो सकता है? देखिए निश्चित तौर पर अगर जिस कदर अटकलें हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कमलनाथ का नाम आ सकता है, उन्हें बनाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो गांधी परिवार से सीधा ताल्लुकात रखते हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, गुलाम नबी हो या फिर अन्य कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हो। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस की तरफ से अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है कमलनाथ को, तो कहीं ना कहीं विरोध भी जायज है। लेकिन अभी जिस कदर कांग्रेस का पूरी तरह से कई राज्यों में अगर देखा जाए तो आपसी कलह एक बार फिर प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से अब आपसी सामंजस्य जो है बनाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में एक बार भी कांग्रेस है कई वोटों से लगातार जो है अपना कहीं ना कहीं एक बार फिर दबदबा पूरे देश भर में कामयाब कर सके या कायम कर सके, जिसको लेकर अब लगातार जो है अटकलें और बैठकें चालू है, चाहे वो और ऐसे कई मुद्दों को लेकर, चाहे महंगाई को लेकर हो, कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को भी बिल्कुल। और अब ये देखना होगा आई है। कि किस तरीके से कमलनाथ की जो ये मुलाकात है वो मात्र वैचारिक थी या फिर वाकई अध्यक्ष पद के लिए जो उनका नाम है उसको लेकर ये मुलाकात थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।